नमस्कार भाइयों और बहनों। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। हिंदुस्तान दुनिया भर के देशों के साथ, बड़े बड़े देशों के साथ डील्स कर रहा है और उसकी अगली कड़ी में है इजराइल। 25 तारीख को मोदी जी जा रहे हैं इजराइल और ये वहां पर उस देश में इस विजिट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है एंड डेफिनेटली ये दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा है। इजराइल को हम लोग जानते हैं एज अ पावरफुल कंट्री, बट उसके बाद वो दे आर वेरी गुड इन इनोवेशन, एग्रीकल्चर इनोवेशन और साइंटिफिक इनोवेशन। तो हमारा मतलब वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनकी है वो पाने की जरूरत है आके। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी समथिंग द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू लुक एट ये जो हमारा इनके मोदी जी की। तो इसके बारे में सूद साहब आप बताइए कि व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, व्हाई पूरी की दुनिया क्यों देख रही है इस विजिट के लिए। देखिए, पहली बात है कि पीएम मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल में विजिट किए थे 2017 में और दोबारा विजिट कर रहे हैं 2026 में। और ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे इजराइल पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। एक तो ईरान के साथ उनका झगड़ा होने की बात चल रही थी, दूसरा जब से हमास ने उनके लोगों को मारा तब भी इस पे प्रेशर था और पीएम मोदी तब जा रहे हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, नेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए और इजराइल को सपोर्ट करने के लिए। साथ में पीएम मोदी जो जाएंगे वहां पे बहुत से डिफेंस डील की जाएगी और पहले जो डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने $8.7 बिलियन की डील को अप्रूवल दे दी है जिसके अंदर बहुत सी मिसाइलें खरीदी जाएंगी, बहुत सा सामान खरीदा जाएगा। देखिए, जब पीएम मोदी पावर में आए थे तो पहले टेन्योर के अंदर पीएम मोदी ने 100 विजिट की थी, बहुत सी कंट्री में विजिट किए थे। तब उन्होंने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था उनको डेवलप किया, बिजनेस की बात की, ट्रेड की बात की, साथ में डिफेंस की भी बातें की गई थी। लेकिन सेकंड टेन्योर के अंदर पीएम मोदी ने मेनली एम्फसाइज किया इंडिया के अंदर कश्मीर के ऊपर आर्टिकल 370 के एप्लीकेशन किया, राम टेम्पल पर और बहुत सी बातें की, बहुत से काम किए उन्होंने। लेकिन थर्ड टेन्योर के अंदर पीएम मोदी का जो स्पेशल एम्फेसिस है, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो है हमारी डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस का। क्योंकि पीएम मोदी ने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान की 9 टेरर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ना 9 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, 2 मिलिट्री स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, फिर भी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा था। इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट थी टर्की की और चाइना की। और इस टाइम पे पीएम मोदी ने अपनी जो डिफेंसेस है उनको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, स्ट्रेंथ करना शुरू कर दिया, क्योंकि फ्यूचर के अंदर भी पाकिस्तान से वार हो सकता है और अगर उसके साथ और लोग खड़े होंगे तो पीएम मोदी को अपने अलाइज भी चाहिए, उनकी जरूरत है। और इसीलिए पीएम मोदी जब स्टार्ट किया था थर्ड टेन्योर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो यहाँ पे पुतिन आए थे दिसंबर 2025 में और उनके साथ बहुत सी डील्स की गई, लेकिन किसी डील को पब्लिक नहीं किया गया। बहुत से रीजन थे, क्योंकि यूएस के ऊपर, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगी हुई थी और इसलिए पीएम मोदी ने सारी चीजों को दबा के रखा, दोनों कंट्री दबा के रखा। लेकिन धीरे धीरे सामने आएगा क्या डील की थी, और बहुत सी डिफेंस डील की थी। S-357 की थी, S-400 मिसाइल्स की थी और बहुत से डिफेंस इक्विपमेंट की थी। लेकिन उसके बाद जनवरी के अंदर जर्मन चांसलर आए इंडिया के अंदर और उनके साथ डील की $10 बिलियन की, जिसके अंदर इंडिया ने के अंदर 6 सबमरीन बनाई जाएंगी, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगी। और पहले ये डील थी $8 बिलियन की, लेकिन उसको इंक्रीज कर दिया गया $10 बिलियन के अंदर, ताकि जब सबमरीन इंडिया के अंदर बनाए, टेक्नोलॉजी मिले और उसके बाद इंडिया खुद बना पाएगा ऐसी सबमरीन बगैर जर्मनी की मदद से। साथ में इंडिया अपनी बहुत सी डेवलपमेंट कर रहा है, इंटरनल भी बहुत कुछ काम कर रहा है। लेकिन एक और बात है कि उसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट आए इंडिया के अंदर फरवरी 16 से लेके फरवरी 17 तक। मैक्रोन जब इंडिया के अंदर विजिट किए तो वहां पे एक डील की गई $36 बिलियन प्लस की, 114 रफाल लेने की, जो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट है। इंडिया के पास पहले ही 36 रफाल जेट्स है। इंडिया ने 26 रफाल एम नेवी के लिए लिए, इंडिया 31 रफाल और भी लेगा जो नेवी के लिए। साथ में यहाँ पे M88 इंजन बनाए जाएंगे जो रफाल के अंदर लगते हैं, हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर लगेंगे। उसके साथ साथ पीएम मोदी और भी चीजें इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहे हैं, ताकि इंडिया को पूरे तरीके से मजबूत किया जाएगा। और अब ये जो डील है पीएम मोदी की इजराइल के साथ, ये बहुत बड़ी डील है, क्योंकि इजराइल से हम प्लेन तो नहीं लेते, सबमरीन नहीं लेते, लेकिन बहुत से मिसाइलें लेते हैं उनसे। और इसके लिए पहले जो हमारी डीएसी है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उससे $8.7 बिलियन का पहले क्लियरेंस दे दी है। और आपने देखा होगा पीछे पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक डिफेंस पैक्ट हुआ था, उसके बाद इंडिया और यूएई ने उन्होंने एक डिफेंस पैक्ट किया जो चुपचाप किया, साथ में इजराइल भी साथ आ गया।
और इस टाइम पे बात की जाएगी दोनों कंट्रीज के बीच में कि कौन कौन सी मिसाइल इंडिया के अंदर बनाई जाए। और साथ में इसराइल ज्वाइन कर चुका है इंडिया के अंदर कि वो चाहता है कि उसका सारा सामान जो डिफेंस की चीजें मिसाइलें बनती है वो इंडिया के अंदर बने, इंडिया की स्किल लेबर होगी, इसराइल की टेक्नोलॉजी होगी और साथ में यूएई का पैसा होगा और तीनों कंट्रीज वहां से सामान खरीदेंगी। इससे इंडिया की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज इसराइल सबसे एडवांस्ड है, बहुत सी चीजें बनी जाएंगी। और यहाँ पे यही बात की जाएगी दोनों कंट्री के बीच में कि किस तरीके से हम अपने चीजों को इंप्रूव करें। देखिए क्या है कि इसराइल की एक रैम्पेज मिसाइल है जो हमारे सुकोई 30M के प्लेन के अंदर लगती हैं, साथ में इसराइल की क्रिस्टल बेस्ड मिसाइल्स हैं जो मिराज 2000 के अंदर लगती हैं, और साथ में और बहुत सी मिसाइलें हैं जो इंडिया उनसे लेना चाहता है। और एक जो स्पेशल मिसाइल है वो है स्पाइस 1000, और स्पाइस 1000 वो मिसाइल है जिसको जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया था जब 2019 में उनका टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय किया था, उस टाइम पे मिसाइल को यूज किया था। और ये मिसाइल टारगेट पे जाती है तो टारगेट के अंदर घुस करके वो उसको अंदर से बर्बाद करती है और पूरी की पूरी अंदर से लोग मर जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग वैसी की वैसी खड़ी रहती है। तो इंडिया वो मिसाइल भी ले रहा है। तो आज इंडिया अपने डिफेंसेस को मजबूत कर रहा है। और आपको याद होगा जब कारगिल युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान तब भी इसराइल ने हमें बगैर पूछे हेल्प की थी, उन्होंने हमको मिसाइलें दी थी ताकि हम पाकिस्तान को जो छुपे हुए थे जगह जगह के अंदर बंकर्स के अंदर उनको वहां से निकाल सके। तो ये जो पीएम मोदी की विजिट है इसको बड़ा इंपॉर्टेंट दी जा रहा है। देखिए 4 कंट्री है जिससे इंडिया डिफेंस के इक्विपमेंट मेनली खरीदता है। पहली है रशिया जिससे हमने 60% इक्विपमेंट खरीदे हैं। दूसरा यूएस है जिससे भी इंडिया ने अपनी ट्रेड करनी शुरू कर दिया, बिजनेस करना शुरू कर दिया स्पेशली डिफेंस के ऊपर। और तीसरा है फ्रांस जो इस टाइम पे नंबर 2 पे आ रहा है, उससे हमने भी $40 बिलियन की डील की है। और चौथा है इसराइल। जब इंडिया और चाइना का स्टैंड अप हुआ था बॉर्डर के ऊपर तो इसराइल के इंजीनियर्स इंडिया के अंदर विजिट किए थे और विजिट करके उन्होंने इंडिया के अंदर अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो इंस्टॉल किया था। 2 डिफेंस सिस्टम उन्होंने इंस्टॉल किए थे। और दूसरी बात है कि हम देखते हैं आपके भूटान की सिक्योरिटी को, और इंडिया ने इसराइल से कह के भूटान से कह के उनकी एम्बेसी खोली थी वहां पे ताकि उनके बॉर्डर पे पूरा सेफ गार्ड कर सके, बॉर्डर को सिक्योर कर सके, क्योंकि चाइना भूटान को धमकी देता था। और इसलिए इंडिया ने भरोसा करके इसराइल को बिठाया, जबकि इंडिया ने ना तो यहाँ पे यूएस को एम्बेसी खोलने दी है, ना ब्रिटेन को, ना इन्होंने खोलने दी है यूएस को, रशिया को, लेकिन इसराइल को स्पेशली बात दिया है। तो जो पीएम मोदी की विजिट है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी हाइफा पोर्ट पे विजिट करेंगे। लेकिन क्या है हाइफा पोर्ट? देखिए क्या है कि एक रूट बन रहा है, ट्रेड का रूट। इंडिया से सामान जाएगा यूएई के अंदर, यूएई के पोर्ट से, यूएई के पोर्ट से सामान जाएगा सऊदी में के अंदर बाय रेल, सऊदी से जाएगा इसराइल के हाइफा पोर्ट पे। और हाइफा पोर्ट जो है वो लोकेटेड है आपके मेडिटेरेनियन सी के अंदर और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है। वहां से जाएगा ग्रीस के अंदर, ग्रीस से जाएगा ये यूरोप के अंदर, और ये पोर्ट के अंदर तीनों सारी कंट्री मिलेंगी जो ट्रेड रूट बनाया गया। और इसराइल के साथ ये भी बात होगी। और आपको एक और बात बता दूं, जो इसराइल का हाइफा पोर्ट है इसको पहले डेवलप कर रहा था चाइना, लेकिन यूएस ने इसको ऑब्जेक्शन किया, इसराइल को क्यों आपने चाइना को घुसने दिया। और उसके बाद अडानी ने इस पोर्ट को लिया, महंगे पे लिया, बिड जब लगी हुई थी, और बिड के बाद पोर्ट को डेवलप करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए भी और इसराइल के लिए भी। और साथ में क्या है कि इस पोर्ट साथ में उनका यहाँ पे, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए भी, इसराइल के लिए भी, इंडिया के लिए भी, क्योंकि हम इसराइल के नजदीक चाइना को आने नहीं देंगे और यही चाहता है यूएस। साथ में क्या है कि हाइफा पोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा जब यहाँ पे टर्की की ऑटोमन एम्पायर थी तो उनके कंट्रोल के अंदर था हाइफा पोर्ट, और हाइफा पोर्ट के ऊपर इंडियन सोल्जर्स को भेजा गया था, घोड़े पे गए थे वो, जबकि वहां पे मशीन गन लगी हुई थी। और लेकिन हमारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने इस पोर्ट को रिलीज कराया, और इस पोर्ट के बाद टर्की का जो ऑटोमन एम्पायर है वो कोलैप्स हो गई। आपको याद होगा, आपको दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको याद होगा, 3 मूर्ति पे अंदर 3 वहां पे लगी हुई है मूर्तियां, और ये 3 मूर्ति जो लगी हुई है वो लगी है जो इंडिया के सोल्जर्स थे जिन्होंने हाइफा पोर्ट को रिलीज कराया था। और इसराइल के जब प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर विजिट किए थे तो वो इस जगह पे भी गए थे 3 मूर्तियों को देखने के लिए। और रिसेंटली इसराइल ने अपनी जो उनका जो हिस्ट्री है उसके अंदर चेंज किया, उसने कहा इस पहले लिखा था कि इसको ब्रिटिश ने रिलीज कराया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये जो पोर्ट है हाइफा पोर्ट इसको इंडिया ने रिलीज कराया, और तीनों जो हमारे सोल्जर्स हैं उनकी वहां पे मूर्तियां भी लगाई है उन्होंने। तो ये है इंपॉर्टेंस हाइफा पोर्ट की।
और इसलिए पीएम मोदी हाइफा पोर्ट भी विजिट करेंगे और ये डील विजिट होगी पीएम मोदी की बहुत इंपॉर्टेंट होगी, सिग्निफिकेंट होगी। इससे इंडिया की यहाँ पावर बढ़ेगी गल्फ के अंदर भी और पूरे वर्ल्ड के अंदर भी। कुछ आप कहना चाहें तो बताइए, फिर मैं बात सर करता हूँ इसके आगे। इंडिया और इजराइल की दोस्ती से इतना फायदा है, माने हिंदुस्तान को फायदा हो रहा है। मुझे बताइए कि मोदी जी के आने से पहले ये क्या होता था? ये लोग को देवर नॉट इंटरेस्टेड, माने खाली उनको अपीसमेंट का करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुश करना है और जितने अरब कंट्रीज हैं उनको खुश करना है। लेकिन आप लॉजिक नहीं देख रहे। अगर हम लोग बोलते हैं, हिंदुस्तान ये बोलता है कि एक पूरा वर्ल्ड एक परिवार है, अब इजराइल वाले बोलते हैं कि भैया ये तो हमारी पूर्वजों की जमीन है। ये बोलते हैं नहीं नहीं आपने आके कब्जा किया जाके। अरे कब्जा किया है, कब्जा तो ईरान पे भी कब्जा किया। ईरान तो पर्शियन था, वहां मुस्लिम कैसे हो गए आके? तो बड़े कंट्रोवर्शियल। लेकिन यही है कि सब लोगों को जीने का हक होना चाहिए। अगर आप ये कहें कि इजरायलीज को जीने का हक नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है। हिंदुस्तान इस बात से मानता नहीं और हिंदुस्तान इस मामले पे जरूर इजराइल के साथ ही रहेगा कि भैया सबको जीने का हक है, आप भी जिए हम भी जिए। एंड जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है हम शेयर कर रहे हैं ना, वो आप कर रहे हैं। और बाकी सर आर्म्स का तो करते ही हैं, हमारे इंडिया और इजराइल में बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन होता है। इवन इन इंटेलिजेंस वी शेयर अ लॉट, यू नो। और उदय आपने बिल्कुल ठीक बात की। मैं पहले आपको इंटेलिजेंस का जवाब दे दूं। जी हमारे रॉ के लोग भी जाते हैं इजराइल के अंदर और उनके जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसके साथ बातचीत होती है। हमारे एक सीनियर ऑफिसर गए थे एक बार इजराइल के अंदर और उनको बॉर्डर पे ले गए, जो उनके मोसाद के लोग थे। उनका जी देखिए, जैसे ये एक जीप आ रही थी, कहते जैसे जीप इस एरिया के अंदर घुसेगी ना, बार फायर के पास आएगी तो हम इसको उड़ा देंगे। और उड़ा दी उन्होंने। उनका जी आप ऐसा करो। उनका देखो हंस के कहा, कहते देखो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप की है और हमारी सिचुएशन भी डिफरेंट है। हम चाहते तो यही है लेकिन हम कर नहीं पाते। तो अब जब मिलिटेंट के खिलाफ लड़ाई होती थी तो हमारे आर्मी के पास नाइट विजन के इक्विपमेंट नहीं थे। तो मोदी के आने के बाद उनको नाइट विजन के इक्विपमेंट दिए कि देखिए नाइट विजन के इक्विपमेंट ऐसे होते हैं, एक तो ऐसा होता है कि आप जैसे पेड़ के पीछे खड़े हैं तो आपने अपनी राइफल ऐसे किया तो राइफल इस तरफ से इशारा करती है, मतलब खड़े होकर के आप राइट साइड को मार सकते हैं, पेड़ के पीछे छुप के आपको नुकसान नहीं होता। और दूसरी बात बता दूं कि जब हमारे यहाँ पे मिलिटेंट छुपे होते थे घर के अंदर तो हमारी आर्मी वहां पे काम करने की कोशिश करती थी कैसे इनको बाहर निकाला जाए। तो इजराइल ने हमको स्पेशली मिसाइल दी, शोल्डर फायर्ड मिसाइल। और कहा जी आप इस मिसाइल को जाकर के घर को उड़ा दो। तो आप देखा होगा उसके बाद इंडियन जो आर्मी के लोग हैं इन्होंने घरों को उड़ाना शुरू कर दिया, मिलिटेंट को बाहर निकालना शुरू कर दिया, वहीं पे मार दिया। तो ये सारी की सारी जो ट्रेनिंग है इजराइल ने दी थी। नेचुरली बात है कि हमारे पास कुछ चीजें तो हैं लेकिन इजराइल का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है स्पेशली टेररिस्ट को डील करने के लिए। तो हमारी उनसे बातचीत होती है। देखिए हर एक फ्रेंडली कंट्री इंटेलिजेंस की भी आपस में बात होती है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम बहुत सी चीजें तो ले रहे हैं उनसे इजराइल से, लेकिन साथ में अब इजराइल ने यह भी कह दिया कि हम सारा का सारा सामान बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि हम पहले उनसे सामान इंपोर्ट करते थे फिर उसको देते थे, क्योंकि इजराइल का वार चलता है या हमास के साथ या ईरान के साथ किसी कंट्री के साथ। तो जब आपने देखा पिछली बार इनका लड़ाई हुई थी तो ईरान की मिसाइलें इजराइल के अंदर घुस गई थी और वहां पे बहुत सा नुकसान हुआ था। तो कहते हैं जी अब सामान अपना बनाएंगे और वो कहते हैं हम ढूंढ रहे थे ऐसी कंट्री जहां पे सामान भी बने, सस्ता भी पड़े, वहां से कोई डिलीवरी की प्रॉब्लम ना हो। तो इंडिया बेस्ट कंट्री है, इंडिया पे भरोसा भी उनको। तो इजराइल के जो सामान इंडिया के अंदर बनेगा तो हमें मिलेगा और इजराइल। हाँ कुछ और आप बात पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं इजरायली यूनिट्स के साथ काफी शूट करता हूँ और जब वो ताज का अटैक हुआ था तो मेरे 2 कैमरे थे जो कंटिन्यूअसली वहां कवरेज कर रहे थे और मेरा जो मटेरियल हो रहा था सीधा, उस टाइम तो वीडियो नहीं थे ना, उस टाइम फिल्म पे शूट किया करते थे हम लोग। तो 16 mm के मेरे कैमरे लगे हुए थे एंड इट यूज्ड टू गो टू इजराइल एंड वहां पर टीवी के अंदर ये। और आज भी मैं काफी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि बहुत सारी फॉरेन इजरायली यूनिट्स आती हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ। तो मैंने ये देखा है सर, दे रेस्पेक्ट इंडिया। और इंडिया एक कंट्री है जहां इजरायलीज अपने आप को सेफ समझते हैं, इसीलिए उनका टूरिस्ट डेस्टिनेशन नंबर 1 है इंडिया। बता रहा हूं आपको, पूरा गोवा भरा पड़ा हुआ है, पूरा कोचीन भरा पड़ा हुआ है आपके अंदर। तो दे रियली लव इंडिया। और इस दोस्ती का हम क्यों नहीं सर? आप तो माने ये इस्लामिक कंट्रीज क्या बोलते हैं, हम दोस्ती करेंगे, हम ग्रुप बनाएंगे, हाँ हम ग्रुप बनाएंगे। और हम अगर दोस्ती करते हैं, हम एक ग्रुप बनाते हैं, भैया उसमें बुराई क्या? आप भी वही कर रहे हो ना। लेकिन हमारा जो है इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी।
कि वो अगर उदय मैं टेक्नोलॉजी हम हाँ, लोग आप बिल्कुल ठीक उदय आप बिल्कुल ठीक बात करते हैं। मैं आपके एक और बात का जवाब देता हूँ। आपने कहा कि पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं जाते थे इज़राइल के अंदर। देखिए पहले क्या था कि हमारी पॉलिसी डिफरेंट थी। हम सोचते थे कि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है गल्फ कंट्रीज के अंदर, अगर हम इजराइल जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन पीएम मोदी इजराइल गए, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं की। जब पीएम मोदी इजराइल गए थे तो उससे पहले पैलेस्टाइन के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया बुलाया था, वो इंडिया के अंदर आए थे। और जब पीएम मोदी पैलेस्टाइन गए तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए, यानी कि एक आपस में बैलेंस बना के रखा था। और उस टाइम पे पहले जब पीएम मोदी पैलेस्टाइन गए थे तो पैलेस्टाइन ने कहा कि आप बीच में नेगोशिएट कराओ हमारे दोनों कंट्री के बीच में, लेकिन पीएम मोदी चुपचाप खिसक गए क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की काम था। लेकिन पीएम मोदी, क्योंकि लोग ये नहीं जानते कि पैलेस्टाइन और हमास में क्या डिफरेंस है। पैलेस्टाइन अलग है, हमास का जो कंट्रोल है वो है वेस्ट बैंक पे, और हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर पैलेस्टाइन की बात करो वो इसके खिलाफ है, लेकिन डर के मारे कुछ कह नहीं पाते। लेकिन जब हमास ने इसराइल पे अटैक किया तो इंडिया ने पहली बार हमास को क्रिटिसाइज किया था, जबकि इंडिया हमेशा क्रिटिसाइज करता है इसराइल को, या सब एक मतलब ओपन सपोर्ट नहीं करता इसराइल को, लेकिन अंदर से सपोर्ट करता है। लेकिन हमास ने जब अटैक किया था इसराइल के ऊपर तो इंडिया ने ओपनली क्रिटिसाइज किया था हमास को। और आज क्या है कि पीएम मोदी की जो पॉलिसी है, अगर पीएम मोदी ईरान जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती सऊदी को, अगर सऊदी गए तो ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पीएम मोदी ने बैलेंस बना के रखा है सारी कंट्री के बीच में। और आज जो लोग कहते थे कि इंडिया ऑयल लेता है तो इससे इंडिया को दबना पड़ेगा, लेकिन पीएम मोदी ने प्रूव कर दिया कि अगर हम तुमसे ऑयल लेते हैं तो हम हमारे लेबर तुम्हारी कंट्री में काम करते हैं। और साथ में पीएम मोदी ने यह भी कह दिया कि हमारे पास और भी ऑप्शन है, गल्फ को छोड़ करके रशिया से ऑयल ले रहे हैं, साउथ अमेरिकन कंट्री से ऑयल ले रहे हैं, अफ्रीका से ऑयल ले रहे हैं। तो इंडिया ने अपना जो ऑयल का प्रोक्योरमेंट है उसको बाइफरकेट कर दिया। और साथ में जब इजराइल और साथ में जब सऊदी और यूएई का थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी तो सऊदी ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया। तो इंडिया ने यूएई के प्रेसिडेंट को इंडिया के अंदर बुलाया और उनका कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो आज इंडिया जिस तरीके से पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है, जिस तरीके से इंडिया गल्फ के अंदर अपना इंटरफेयर कर रहा है, जिस तरीके से गल्फ के अंदर एंट्री की इंडिया ने, आपने देखा होगा कि 5 हमारे नेवी के ऑफिसर्स कतर के अंदर पकड़े गए थे और पीएम मोदी गए और उनको छुड़वा के ले आए। ये है पीएम मोदी की पॉलिसी, ये है पीएम मोदी का प्रोग्राम, ये है पीएम मोदी का धमाका पूरे वर्ल्ड के अंदर। वेरी गुड सर, आई थिंक वी हैड कवर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स एंड अभी हम लोग 25 तारीख की इंतजार करते हैं, बहुत ड्रामा होने वाला है। वहां भी ऑपोजिशन कुछ ड्रामा करने की प्लानिंग कर रहा है मोदी जी के नहीं उदय, शुरू में क्या प्रॉब्लम थी कि उनके आपस के अंदर कुछ डिफरेंसेस थे और पीएम मोदी जो उनके पार्लियामेंट को एड्रेस करना था उसके अंदर दोनों की सहमति नहीं हो रही थी, क्योंकि उनके पीएम मोदी से कोई डिफरेंसेस नहीं है, उनके डिफरेंसेस है नेतन्याहू के साथ। लेकिन हमारे कुछ एम्बेसडर या हमारे कुछ लोग गए थे इजराइल के अंदर और समझा के आए अपोजिशन वालों को कि जब देश के ऊपर जब पीएम मोदी विजिट कर रहे हैं तो आप इकट्ठे रहिए, क्योंकि आपका देश इजराइल यूनाइटेड है, अगर इसी तरीके से चक्रोगे तो देश में बर्बादी होगी, नुकसान होगा। तो उनको समझ आ गया और जब पीएम मोदी जाएंगे तो पहले उनके पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे, फिर बाकी काम करेंगे। और जैसे हमने कहा कि वो उनके जो पोर्ट है हैफा पोर्ट, वहां विजिट करेंगे क्योंकि बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्ट है, और उनके साथ जो डील होगी इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस है उनको स्ट्रेंथन करेगी। और आज जो अपनी फोर्सेस कोशिश कर रहे हैं कि हमारी डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रेंथन किया जाए, जो इजराइल की विजिट है वो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंट है। इसी पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपके कमेंट्स मानते हैं कि क्या हमें इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए, क्या हमको उससे रिलेशन को डेवलप करना चाहिए, और आपके कमेंट्स दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय हो इंडो इजरायली रिलेशनशिप, दोस्ती बनी रहे, वो सबके लिए भला है। बिल्कुल, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, जय जय।